जय हिंद बच्चों। आज हम लोग एक क्लोज टेस्ट को देखेंगे, ठीक है ना। ये आपका पहला क्लोज टेस्ट है इस चैनल पर। आज ये पहला क्लोज टेस्ट है। हम लोग आज क्लोज टेस्ट को देखते हैं। हम लोग ये देखेंगे कि क्लोज टेस्ट को कैसे डिटेल्ड वे में सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले क्लोज टेस्ट को एक बार पढ़ लेना चाहिए। एक बार क्लोज टेस्ट को आपको थॉरोली पढ़ लेना चाहिए। जब आप क्लोज टेस्ट को एक बार पढ़ लीजिएगा तब इससे पता चल जाएगा कि क्लोज टेस्ट का टोन क्या है, यानी कि इसका टोन पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर टोन पॉजिटिव होता है तो मैक्सिमम ऑप्शन जो होता है वह भी पॉजिटिव होता है, और अगर क्लोज टेस्ट का टोन निगेटिव हो, यानी कि निगेटिव बातें कही गई है, तो मैक्सिमम ऑप्शन जो होगा वो निगेटिव होगा। क्लोज टेस्ट को पढ़ने से एक और फायदा क्या होता है कि आपको टेंस के बारे में पता चल जाता है कि क्लोज टेस्ट किस टेंस में लिखा गया है, ये प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में है। अगर ये क्लोज टेस्ट प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ होता है तो मैक्सिमम ऑप्शन जो होता है वह भी प्रेजेंट टेंस में होता है। अगर क्लोज टेस्ट पास्ट टेंस में लिखा हुआ रहेगा तो मैक्सिमम ऑप्शन भी आपका पास्ट टेंस में होगा। तो एक बार पढ़ लेना चाहिए क्लोज टेस्ट को, ठीक है। हम लोग आज जो ये क्लोज टेस्ट करेंगे ये डिटेल में करेंगे। केवल क्लोज टेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि केवल हम लोग आंसर को देखेंगे कि कौन सा आंसर होगा, उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, किस तरह से पूछा जाता है, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो सारा चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्लोज टेस्ट है। ये आपके एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्री का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे हम लोग मेंस वाला क्वेश्चन भी देखेंगे, तो इसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो इसको ये पूरा का पूरा आपका क्लोज टेस्ट है, ठीक है। तो एक बार आप लोग क्या कीजिएगा, क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने से पहले आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसको एक बार खुद से सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम आपको सॉल्व करवाएंगे। तो एक बार क्लोज टेस्ट को आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्लोज टेस्ट था, ठीक है। अब इसको हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, एक एक स्टेप को तोड़ तोड़ कर पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है बेन कमिटेड डैश क्राइम व्हेन ही डैश अ बैंक। कह रहा है कि बेन ने एक क्राइम को डैश किया। अब सोचने वाली बात है क्राइम को क्या किया, हमको ये देखना है कि बेन ने क्राइम को क्या किया। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कमिट लिखा हुआ है, कमिट का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये जो कमिट लिखा हुआ है, कमिट का अर्थ होता है करना, किसी भी चीज को करना, डू, एग्जीक्यूट। तो ये जो कमिट लिखा हुआ है, कमिट का अर्थ होता है किसी भी चीज को करना, और इसी का आप कहें तो इसका इंग्लिश होगा आपका डू हो जाएगा। आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसी को आप एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, कमिट। बेन ने जब एक क्राइम को डैश किया, तो सबसे पहले हम लोग क्राइम को क्या किया, तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में आपका मच है, ए है, एन है और मेनी है। तो सबसे पहले हम लोग मच और मेनी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। मच का यूज कहाँ होता है, मेनी का यूज कहाँ होता है, ये आप लोग को पहले से पता होगा, लेकिन फिर भी देख लीजिए। देखिए अगर कहीं भी मेनी लिखा होता है, अगर कहीं भी मेनी लिखा होता है तो मेनी के बाद हमेशा कोई ना कोई काउंटेबल नाउन ही आएगा। मेनी के बाद जब भी होगा तो कोई ना कोई काउंटेबल नाउन ही आएगा, और ये काउंटेबल नाउन हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, कभी भी सिंगुलर नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, मेनी के बाद आने वाला नाउन हमेशा काउंटेबल होता है, और ये काउंटेबल हमेशा प्लूरल काउंटेबल होता है, सिंगुलर नहीं होता है। और चूंकि ये नाउन प्लूरल है तो इसके बाद हम जो वर्ब लिखेंगे वो वर्ब भी आपका प्लूरल ही होता है। ठीक उल्टा अगर कहीं पर मच लिखा होता है, अगर कहीं पर मच लिखा होता है तो मच के बाद हमेशा कोई ना कोई अनकाउंटेबल नाउन ही आता है। मच के बाद आपका हमेशा ही कोई ना कोई अनकाउंटेबल नाउन आएगा, और ये अनकाउंटेबल नाउन आपका सिंगुलर होता है। ये आपको पहले से पता है कि अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो हमेशा ही सिंगुलर होता है। और चूंकि नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर। तो इसके बाद जो भी वर्ब आएगा वो वर्ब आपका सिंगुलर हो जाएगा, उसके बाद आने वाला वर्ब आपका सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये जो क्राइम लिखा हुआ है, क्राइम आपका काउंटेबल नाउन है, क्राइम आपका काउंटेबल नाउन होता है। तो अगर क्राइम काउंटेबल नाउन है तो ये जो मच वाला ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका पहले ही खत्म हो गया, क्योंकि मच के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए क्राइम काउंटेबल नाउन है,
और ये जो मेनी लिखा हुआ है, मेनी के बाद भी काउंटेबल नाउन आता है, लेकिन मेनी के बाद जो भी नाउन आता है वो नाउन आपका हमेशा ही प्लूरल होगा। मेनी के बाद आने वाला नाउन आपका हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन क्राइम देखिए आपका सिंगुलर है, एस नहीं लगा हुआ। किसी भी नाउन में जनरली एस या ईएस लगाकर उसको हम लोग प्लूरल बनाते हैं, इसमें एस नहीं लगा हुआ, ये आपका सिंगुलर है, तो ये आपका क्राइम भी आपका खत्म हो गया। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अब देखिए दो ही चीज होगा, या तो ए होगा या एन होगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि कहां पर हम लोग ए का प्रयोग करते हैं और कहां पर हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। तो आप लोग दो चीज सुने होंगे, एक होता है वॉवेल साउंड, एक होता है कॉन्सोनेंट साउंड। एक होता है वॉवेल साउंड और एक होता है आपका कॉन्सोनेंट साउंड। एक होता है वॉवेल साउंड और एक होता है आपका कॉन्सोनेंट साउंड, ये दो होता है। वॉवेल साउंड जो होता है ये आपका अ से लेकर के अह तक, अ से लेकर के अह तक ये आपका वॉवेल साउंड होता है, और कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है ये आपका क से लेकर के ज्ञ तक ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड होता है। ठीक है, अब समझिए, अगर कहीं भी कोई वॉवेल साउंड रहेगा तो वॉवेल साउंड के साथ हमेशा एन का प्रयोग होता है, वॉवेल साउंड के साथ एन का प्रयोग होता है, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए का प्रयोग होता है। ठीक है, वॉवेल साउंड मतलब ए से लेकर अह तक ये आपका वॉवेल साउंड होता है, और क से लेकर ज्ञ तक ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड होता है। तो वॉवेल साउंड के साथ हमेशा एन का प्रयोग होगा और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए का प्रयोग होगा। अब देखिए क्राइम आपका क से होता है, क्राइम का उच्चारण आपका क से होता है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो एन आपका यहाँ पर गलत हो गया, सही हो गया आपका ए हो गया। ठीक है, बेन कमिटेड अ क्राइम, बेन ने एक अपराध किया, बेन के द्वारा एक अपराध हुआ। ठीक है ना, वेन। अब देखिए ये वेन आपका यहाँ पर कंजंक्शन है, ये जो वेन लिखा हुआ है ये वेन कंजंक्शन है। कंजंक्शन का प्रयोग कब होता है? दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक एक सेंटेंस है, और यहाँ से एक दूसरे सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, दो सेंटेंस, यहाँ से एक दूसरे सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, तो दो सेंटेंस है। तो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए? एक कंजंक्शन चाहिए, तो कंजंक्शन आपका यहाँ पर वेन है। ठीक है, अब देखिए इधर देखिए पास्ट था, यहां पर ये पास्ट लिखा हुआ, कमिटेड पास्ट है, तो इधर भी आपका क्या होगा? पास्ट होगा। ठीक है, सब जगह पास्ट ही लिखा हुआ है, सब जगह नोटिस लिखा हुआ, लाइट लिखा हुआ, एंटर्ड, रॉब्ड लिखा हुआ, ये सब लिखा हुआ। अब देखिए दो चीज को, यहां दो वर्ब देखिएगा, एक वर्ब आपका नोटिस है और एक वर्ब आपका लाइक है। अब इस दोनों वर्ब के बारे में समझ लीजिए, नोटिस और लाइक। देखिए दो वर्ब होता है, एक वर्ब आपका होता है नोटिस और एक वर्ब आपका होता है लाइक। ये दोनों वर्ब जो होता है आपका स्टेटिव वर्ब होता है, स्टेटिव वर्ब जो स्टेट को बतलाता है, और यही कारण है कि इन दोनों वर्ब का यूज जब मेन वर्ब के रूप में होता है तब उसमें आईएनजी नहीं लगता, ये एक एक्स्ट्रा बतला दिए। तो याद रखिएगा ये दोनों आपका स्टेटिव वर्ब होता है, नोटिस और लाइक जो होता है ये आपका स्टेटिव वर्ब होता है, स्टेटिव वर्ब। और स्टेटिव वर्ब होने के कारण इसके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, नो आईएनजी, इन दोनों के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता। ये एक्स्ट्रा आपको बतला दिए कि अगर कहीं भी नोटिस और लाइक लिखा हुआ है तो ये आपका वर्ब होता है स्टेटिव वर्ब, और स्टेटिव वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर? अब देखिए एक लिखा हुआ एंटर, एंटर। एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं भी एंटर लिखा हुआ रहेगा, अगर कहीं भी एंटर लिखा हुआ है और एंटर के साथ अगर किसी प्लेस का नाम लिखा हुआ रहेगा, एंटर के साथ अगर किसी प्लेस का नाम लिखा हुआ रहेगा तब एंटर के साथ किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। फिर से समझिए, अगर कहीं भी एंटर लिखा हुआ रहे और एंटर के बाद किसी प्लेस का नाम लिखा हुआ रहे तब इसके साथ किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, तब इसके साथ नो प्रीपोजिशन, इसके साथ किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता। हम आपसे यह नहीं कह रहे हैं कि एंटर के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता है, एंटर के साथ प्रीपोजिशन लगता है, लेकिन एंटर के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग तब नहीं होता है जब एंटर के बाद किसी प्लेस का नाम लिखा हुआ रहे। जैसे द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम, अब एंटर के बाद देखिए क्लासरूम लिखा हुआ, क्लासरूम एक प्लेस होता है, तो उसके साथ इनटू का प्रयोग मत कीजिएगा। द टीचर एंटर्ड इनटू द क्लासरूम गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एंटर के बाद देखिए यहाँ बैंक लिखा हुआ है, बैंक लिखा हुआ है तो किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा, ये आपको एक्स्ट्रा बतला दिए। ठीक है, अब समझिए, कह रहा कि बेन जो है एक अपराध को किया, बेन कमिटेड अ क्राइम, बेन एक अपराध को किया, कब किया? जब उसने एक बैंक को डैश कर लिया। अब बताइए बैंक को क्या करना अपराध होता है? बैंक को
नोटिस करना अपराध होता है कि नोटिस मतलब होता है देखना, नोटिस मतलब देखना होता है, महसूस करना। तो क्या हम बैंक को देखेंगे तो वो अपराध हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी बात, क्या बैंक को लाइक करना अपराध होता है? बिल्कुल नहीं होता है। क्या बैंक में प्रवेश करना अपराध होता है? बिल्कुल नहीं होता है। अपराध कब होता है? बैंक को लूटना अपराध होता है। ये रॉब लिखा हुआ है, रॉब मतलब होता है लूटना। ये जो रॉब होता है, रॉब, रॉब का अर्थ होता है लूटना, प्लंडर, इसी को हम लोग कहते हैं प्लंडर। ब्लंडर नहीं, प्लंडर, प्लंडर मतलब लूटना। तो बैंक को लूटना अपराध होता है। तो बेन ने अपराध कब किया? जब उसने एक बैंक को क्या किया? लूट लिया। तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर आपका हो जाएगा रॉब। ठीक है, तो बेन कमिटेड अ क्राइम व्हेन ही रॉब्ड अ बैंक। ठीक है, हमारा 2 ब्लैंक फिल हो गया। अब तीसरे ब्लैंक को देखते हैं। देखिए, someone dash the crime, someone dash the crime। अब ऑप्शन को पहले हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन, अब देखिए यहां पर साइन लिखा हुआ है। एक बात समझिएगा, साइन, एक सेंटेंस लिखते हैं, ही ये क्वेश्चन प्रीपोजिशन से रिलेटेड है और बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह का क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। ही साइंड ऑन द पेपर, उसने पेपर पर क्या किया? साइन किया। एक बात ध्यान दीजिएगा, साइन का अर्थ होता है हस्ताक्षर करना। ये जो साइन लिखा होता है, साइन का अर्थ होता है हस्ताक्षर करना। साइन का अर्थ होता है हस्ताक्षर करना। और ये जो साइन होता है ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ध्यान दीजिएगा, साइन आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है और किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं होता है। और यही कारण है कि इसके साथ, साइन के साथ कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, नो प्रीपोजिशन। तो याद रखिएगा, साइन से बराबर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो साइन आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है और ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। और एग्जाम में साइन के साथ ऑन लगाकर क्वेश्चन देता है, बराबर साइन के साथ जब भी देता है तो ऑन लगाकर क्वेश्चन देता है। तो यहां पर ये जो साइन के साथ ये ऑन लिखा हुआ है, ये आपका ऑन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो साइन के बारे में हम लोग समझ गए। अब देखिए एक वर्ड लिखा हुआ है स्पोक। ये स्पोक जो है ये स्पीक से बना है। एक वर्ब होता है स्पीक, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। अब समझिए, अगर कहीं भी स्पीक वर्ब लिखा होता है तो स्पीक वर्ब के का ऑब्जेक्ट कोई पर्सन भी हो सकता है, स्पीक वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई थिंग भी होता है। अगर कहीं भी कोई स्पीक वर्ब लिखा हुआ रहे, ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं भी स्पीक वर्ब लिखा हुआ रहे और स्पीक वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में अगर किसी पर्सन का प्रयोग हो जाए, स्पीक वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में अगर किसी पर्सन का प्रयोग हो जाता है, तब उसके साथ हमेशा टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। इस बात का याद रखिएगा। स्पीक टू अ पर्सन, ही स्पोक टू मी, उसने मुझसे कहा, ही स्पोक टू मी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही स्पोक टू मी, ऐसे करके, ही स्पोक टू मी, उसने मुझसे कहा। तो याद रखिएगा, स्पीक वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर कोई पर्सन होता है तो उस पर्सन के पहले टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। लेकिन अगर स्पीक वर्ब के ऑब्जेक्ट कोई थिंग होता है तब वहां कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। अगर स्पीक लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं भी स्पीक लिखा हुआ है और स्पीक के बाद कोई थिंग लिखा हुआ है, स्पीक के बाद कोई थिंग लिखा होता है, तब इसके साथ किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, स्पीक वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर कोई पर्सन होगा तब उस पर्सन के पहले टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। लेकिन अगर स्पीक वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई थिंग होगा तब वहां कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे हम लोग लिखेंगे, ही स्पोक नथिंग, ही स्पोक नथिंग। तो यहां से हमने क्या सीखा? दो चीज हमने यहां से सीखा कि साइन वर्ब के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है और एग्जाम में साइन के साथ ऑन लगाकर क्वेश्चन देता है। तो एक बात याद रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा कि स्पीक वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर कोई पर्सन होगा तब उसके पहले टू प्रीपोजिशन का प्रयोग निश्चित रूप से होता है। लेकिन अगर स्पीक वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई थिंग होगा तब वहां किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है ना। अब देखिए, विटनेस, दो वर्ड होता है, एक होता है विटनेस, समझिएगा, एक वर्ड होता है आपका विटनेस और एक वर्ड होता है आपका एविडेंस। एविडेंस,
ये दोनों का अर्थ गवाह ही होता है, दोनों का अर्थ गवाह होता है। अब समझिए, विटनेस जो होता है ये हमेशा कोई ना कोई पर्सन होता है, विटनेस हमेशा कोई ना कोई पर्सन होगा, और एविडेंस जो होता है ये हमेशा कोई ना कोई थिंग होता है। विटनेस हमेशा कोई ना कोई पर्सन होता है, विटनेस आपका नाउन भी होता है, विटनेस आपका वर्ब भी होता है। यहाँ पर विटनेस का प्रयोग वर्ब के रूप में किया गया है। तो विटनेस हमेशा कोई ना कोई पर्सन होता है और एविडेंस हमेशा कोई ना कोई थिंग होगा। और एक बात और याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एविडेंस जो होता है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन होने के कारण इसके साथ कभी भी एस या ईएस का प्रयोग मत कीजिएगा, ठीक है ना। और एग्जाम में एविडेंस के साथ एस या ईएस लगाकर क्वेश्चन देता है, एग्जाम में पूछा गया है एविडेंस के साथ एस या ईएस लगाकर क्वेश्चन देता है। तो ध्यान दीजिएगा, एविडेंस में कभी भी एस या ईएस नहीं लगता है। जब यह नाउन होगा तब यह अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन में एस या ईएस नहीं लगता है। क्लियर? अब हम लोग ये सब देख लिए, अब हम लोग सबका मीनिंग हम समझ लिए। अब क्वेश्चन को देखते हैं। Someone dashed the crime and told the police. किसी ने क्राइम को डैश किया और पुलिस को कह दिया। अब बताइए, क्या क्राइम को साइन किया जा सकता है? क्या किसी ने क्राइम को साइन किया? साइन नहीं किया जा सकता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। Someone spoke the crime. क्राइम को कभी भी कुछ कहा नहीं जाता है, तो ये आपका गलत हो गया। और यहाँ मूव्ड लिखा, मूव मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। समवन मूव्ड द क्राइम, किसी ने क्राइम को मूव कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह कर दिया, तो मूव्ड भी नहीं होगा। यहाँ पर ये भी आपका क्या हो गया? गलत हो गया। विटनेस, विटनेस का देखिए, विटनेस जब नाउन होता है तब उसका अर्थ होता है गवाह, लेकिन विटनेस जब वर्ब होता है तब उसका अर्थ होता है देखना, गवाह के रूप में देखना। किसी ने क्या किया, उस क्राइम को, वो जो बैंक लूटने का काम किया था उसको किसी ने देख लिया था, वो देख लिया और वो पुलिस के सामने जाकर गवाही दे दिया कि इसी ने देखा है, ठीक है ना, यही है जिसने बैंक लूटा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विटनेस्ड हो जाएगा, ठीक है। एक बात आगे देखते हैं। अब देखिए, द पुलिस चार्ज हिम डैश द क्राइम, ये इंपॉर्टेंट है, चार्ज के बारे में समझिए, चार्ज, ठीक है ना। अब एक बात समझिएगा, चार्ज जो होता है दो चीज होता है, चार्ज आपका नाउन भी होता है, चार्ज आपका, चार्ज मतलब होता है आरोप, और चार्ज आपका वर्ब भी होता है, दोनों चीज होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चार्ज आपका नाउन भी होता है और चार्ज आपका वर्ब भी होता है। चार्ज जब आपका नाउन होगा तब उसके साथ हमेशा ऑफ लगता है, लेकिन चार्ज जब वर्ब होता है तब उसके साथ विथ लगता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चार्ज जब नाउन होगा तब इसके साथ आप ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग कीजिएगा, और चार्ज जब वर्ब होगा तब इसके साथ विथ का प्रयोग कीजिएगा। कैसे? जैसे एग्जांपल देखिए, हम लोग लिखते हैं द चार्ज ऑफ मर्डर, द चार्ज ऑफ मर्डर। तो देखिए यहाँ चार्ज के पहले द लगा हुआ है, इसका मतलब चार्ज नाउन है और इसके बाद ऑफ लग गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चार्ज देखिए, आपका चार्ज आपका यहाँ पर वर्ब है, अगर चार्ज वर्ब होता है तब उसके साथ हमेशा विथ का प्रयोग होता है। तो देखिए चार्ज यहाँ पर वर्ब है, तो यहाँ पर आपका एक ही ऑप्शन होगा, विथ हो जाएगा। तो क्या सीखे यहाँ से? यहाँ से हमने ये सीखा कि चार्ज का प्रयोग दोनों तरह से किया जाता है। चार्ज का प्रयोग नाउन के रूप में भी होता है, चार्ज का प्रयोग वर्ब के रूप में भी होता है। चार्ज जब नाउन होगा आपका तब उसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग कीजिएगा, और चार्ज जब वर्ब होगा तब उसके साथ विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग कीजिएगा। बस दो ही प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है चार्ज के साथ, ठीक है। आगे देखिए, दे ऑल्सो एक्यूज्ड, दे ऑल्सो एक्यूज। अब एक बात और समझिएगा, देखिए एक वर्ब यहां पर लिखा हुआ है एक्यूज, एक्यूज, एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, एक्यूज का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना। एक्यूज, एक्यूज मतलब होता है आरोप लगाना। एक वर्ड होता है कन्विक्ट, एक वर्ड होता है कन्विक्ट, कन्विक्ट, एक वर्ब होता है कन्विक्ट, कन्विक्ट, कन्विक्ट का अर्थ भी होता है सजा देना, कन्विक्ट का अर्थ होता है सजा देना, ठीक है। एक वर्ब होता है आपका एक्यूट, एक्यूट, एक्यूट का अर्थ होता है किसी को बरी कर देना, आरोप से बरी कर देना। और एक वर्ब और आपका होता है एब्सॉल्व, एब्सॉल्व, एब्सॉल्व का अर्थ भी वही होता है आरोप मुक्त करना,
आरोप मुक्त करना, ठीक है ना। ये चारों वर्ड याद रखिएगा। एक्यूज का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना, कन्विक्ट का अर्थ होता है सजा देना, एक्विट का अर्थ होता है किसी को बरी कर देना, और एब्सॉल्व का अर्थ होता है माफ कर देना या आरोप मुक्त कर देना, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, इन सब के साथ ये जो चारों है, इन चारों के साथ हमेशा ऑफ का ही प्रयोग होता है, ठीक है। इस चारों के साथ चाहे एक्यूज लिखा हो, कन्विक्ट लिखा हो, एक्यूट लिखा हो या एब्सॉल्व लिखा हो, इन चारों के साथ हमेशा ऑफ का ही प्रयोग होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक्यूज लिखा हुआ है, ये यहाँ पर देखिए आपका ये एक्यूज लिखा हुआ है, और एक्यूज के साथ देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑफ लिखा हुआ है। तो एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ का प्रयोग होता है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए कह रहा है कि दे ऑल्सो accused his twin brother, दे आया है यहाँ पर पुलिस के बारे में, ठीक है। कह रहा है कि दे ऑल्सो accused his twin brother, कह रहा है कि उन्होंने उसके जुड़वा भाई को भी आरोपित किया, किस चीज के लिए, ऑफ बीइंग हिज डैश, उसका डैश होने के लिए, के कारण उसके जुड़वा भाई को भी आरोपित किया, उसका क्या चीज होने के लिए। अब हमको ये देखना है। अब देखिए एक होता है एडमायरर, एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना, ये जो एडमायर लिखा हुआ है, एडमायर का अर्थ होता है प्रशंसा करना। तो क्या उसने उसका प्रशंसा करने के लिए उसको आरोपित किया, बिल्कुल नहीं। कलीग का मतलब होता है सहकर्मी, जो साथ में काम करते हैं उसको हम लोग कलीग कहते हैं, ठीक है ना। कलीग मतलब होता है सहकर्मी। और एडवेंचर मतलब होता है रोमांचक यात्रा करना, और एडवेंचरर मतलब होता है रोमांचक यात्रा करने वाला। और एकम्प्लिश, अब इसको समझिए, ठीक है ना, इसको समझिए। देखिए एक वर्ड होता है एकम्प्लिश, और एक वर्ड होता है एकम्प्लाइश। इसको हम लोग पढ़ते हैं एकम्प्लिश, और इसको पढ़ते हैं एकम्प्लाइश। इस एकम्प्लिश का अर्थ होता है किसी भी काम को पूरा करना, समाप्त कर देना, ठीक है ना। इसका अर्थ होता है एकम्प्लिश का अर्थ होता है किसी भी काम को पूरा करना, एकम्प्लिश का अर्थ होता है पूरा करना, एकम्प्लिश का अर्थ होता है पूरा करना। और ये जो एकम्प्लाइस है, इसका अर्थ होता है सह अपराधी, जो अपराध करने में किसी का साथ देता है उसी को हम लोग एकम्प्लाइस कहते हैं। तो इसका अर्थ होता है सह अपराधी, इसका अर्थ होता है सह अपराधी, जो किसी को अपराध करने में साथ देता है उसी को सह अपराधी कहते हैं। तो पुलिस जो है उसके जुड़वा भाई बिल है, उसको भी आरोपित किया, किस चीज के लिए, उसके अपराध में साथ देने के लिए। यानी कि बेन जो है अपराध किया था, बैंक लूटा था, और इसका जुड़वा भाई बिल जो है वो भी उस अपराध में उसका क्या किया था, साथ दिया था। और यही कारण है कि पुलिस जो है उसको भी क्या किया, आरोपित किया। यहां पर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लाइंस हो जाएगा। तो ये आपका क्लोज स्टेट था। अब आइए हम लोग देख लेते हैं सबको एक एक करके देखते हैं। तो व्हेन कमिटेड अ क्राइम, यहां पर आपका अ हो जाएगा। व्हेन ही डैश अ बैंक, व्हेन ही रॉब्ड अ बैंक, व्हेन ही रॉब्ड अ बैंक, ठीक है, ये हो जाएगा। समवन डैश द क्राइम, किसी ने क्राइम को क्या किया, विटनेस किया, किसी ने क्राइम को विटनेस कर लिया, ठीक है। एंड टोल्ड द पुलिस, और पुलिस को कह दिया। The police charged him with the crime and put him behind bars. They also accused his twin brother Bill of being his accomplice. तो ये आपका क्लोज टेस्ट था। ये पहला क्लोज टेस्ट है मेरे YouTube चैनल पर। दिस इज द फर्स्ट वीडियो दैट आई हैव अपलोडेड ऑन माय YouTube चैनल। ये पहला वीडियो है जो मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया है। अभी मेरे YouTube चैनल पर मात्र एक ही सब्सक्राइबर है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जब तक आप ये इस वीडियो को देखिएगा हो सकता है कुछ सब्सक्राइबर बढ़ गया हो, ठीक है। अब आपको रेगुलर वे में वीडियोस मिलते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। एरर फ्री, बिल्कुल एरर फ्री मिलेगा, बिल्कुल कंसेप्चुअल, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ। ऐसा नहीं है कि क्लोज टेस्ट का मतलब ये नहीं होता है केवल आंसर बतला दिए। क्लोज टेस्ट का मतलब होता है कंसेप्ट को बतलाना। तो आपको कंसेप्ट को बतलाते हुए चलेंगे। अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है ना। बेल आइकन, बेल घंटी को दबा दीजिए, और हो सके तो शेयर कर दीजिए। आपको रेगुलर वे में आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो ठीक है, आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू।